नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। चुनावी साल है, इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हैं। लोक लुभावन वादे और सीटों को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुनकर भेजा, वो प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे। इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखेंगे। तो आपके एमएलए में आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। आज हमारे साथ कांग्रेस के विधायक एनआईटी फरीदाबाद से जो चुने गए और अक्सर वो चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि राजनीति से अलग हटकर भी उनके कई रूप दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आया बल्कि सेवा भाव से भी आया। आज विधायक जी से ही जानेंगे कि असल में उनके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं, कितनी उपलब्धियां उनके नाम है या फिर चुनौतियां और कितनी है, क्योंकि सरकार इनकी नहीं है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारा कोई प्रतिनिधि हमारी पार्टी से अगर चुनकर आया तो उसका भी काम होता है और साथ में किसी और दल से किसी व्यक्ति को अगर जनता ने चुना है तो उसका भी काम होता है, उसकी भी सुनवाई होती है। आइए आपको रूबरू कराते हैं नीरज शर्मा जी से, जो कि कांग्रेस के विधायक है। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार साहब। विधायक जी, ऐसे तो कई बार हम लोग आप लोगों के साथ जब संवाद करते हैं बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन आज न्यूज रूम में जहां से हम चैनल रन करते हैं वहां पर आपको हमने बुलाया क्योंकि आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो आपके क्षेत्र में इस वक्त उपलब्धियां हैं, वो आप अगर यहां से बताएंगे और उसकी हम फिर पड़ताल भी करेंगे तो ज्यादा बेहतर कंटेंट निकल कर आएगा और जमीनी हकीकत से हम रूबरू हो पाएंगे। सबसे पहले आपके क्षेत्र में इस वक्त आपके जरिए कितना विकास का काम हुआ है या कितनी चुनौतियां हैं, एक मोटा मोटा रफली का आइडिया दीजिए, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जो भी कार्य हुआ है वो संतोषजनक नहीं है। हालांकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो मुझे पूर्णतः है, क्योंकि मैंने मेरे चुनाव में मेरी जनता से अपनी चोटी की कसम खा के 3 वादे किए थे। एक हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी दीदियों का सेंटर था, नगला रोड, वहाँ पानी भरा रहता था, रोड खराब थी, उसकी वहाँ मैंने कसम खाई थी, वो सड़क बन गई। दूसरा, हमारे यहाँ 100 मीटर की तलवार थी, वहाँ ना रजिस्ट्री होती थी, ना बिजली का कनेक्शन, ना पानी का कनेक्शन, वो मेरा काम 100 मीटर का हल हो गया। तीसरा, हमारे यहाँ 60 फुट रोड पे बहुत पानी इकट्ठा रहता था जी, उसका भी आप मान के चलिए कि 75% काम हमारा हो गया। 25% नैन चौक तक का छोटा सा टुकड़ा बनने का रह गया और मैंने वहाँ के लोगों से वादा भी कर रखा है कि नैन चौक तक सड़क नहीं बनाऊंगा, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अच्छा, लोगों से जब आप रूबरू होते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और कई ऐसी चर्चाएं हैं जो हमने देखा भी है कि आप बस से जाने लगे विधानसभा, आपने कोठी का त्याग कर दिया। ये जो त्याग है और इस त्याग के बीच में जो समर्पण है अपनी जनता के प्रति, क्या वहां पर आपको खुद लगता है कि हाँ, अपनी तरफ से आप कम से कम इतनी समस्याएं दूर करा पाए हैं जो कि एक विधायक की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? देखिए, जो सरकार को बजट देना चाहिए था, हमारी विधानसभा को वो बजट नहीं दिया। अब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि टोटल एचआरडीएफ जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होता है, सरकार ने कितना खर्चा किया और एनआईटी 86 को कितने रुपए मिले, ये ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा का प्रश्न है। जवाब आया कि पूरे हरियाणा में कई सौ करोड़ रुपए एचआरडीएफ के तहत पिछले 5 साल 4-4.5 साल में लगे और एनआईटी 86 को 0 आया। मैंने विधानसभा में पढ़ा, मैंने कि महाराज ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के नाते 11 रुपए भिजा देते विकास के नाम पर। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिना पैसों के भी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेक्टर 55 में अस्पताल की बिल्डिंग थी, हमारे से पहले वाले विधायक उसको चालू नहीं करवा पाए, आज वहाँ अस्पताल चालू है। बल्लमगढ़ सोना रोड हमारी टोल रोड है, रिलायंस कंपनी टोल दे रही थी, सुविधा नहीं दे रही थी। पाली चौक तक रोड चकाचक है। पाली से भड़कल विधानसभा तक कितने खड्डे हैं, आप चल नहीं सकते। उसके बाद हमारे यहाँ हार्डवेयर प्याली रोड, हालांकि मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं, परंतु मैंने लड़ लड़के विधानसभा में आवाज उठाई
एश्योरेंस कमेटी में ले गया, प्रिविलेज कमेटी में ले गया, लोकल बॉडी की कमेटी में ले गया, वो सड़क बन के तैयार हो गई। एक हमारे यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पैसा था, 100 करोड़ की सड़कें थी, वो घोटालों की भेंट चढ़ रही थी, उसी के तहत आज फरीदाबाद की ज्यादातर सड़कें बनी है। उसमें आप मेरा योगदान समझ सकते हो। मेरा तो क्या है, और बाकी मैं एक बात बताऊं जी, ये काम कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि कर सरकार लेती है, नीरज शर्मा कर नहीं लेता। नहीं तो ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग भी सत्ता में थे तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त में दूसरी पार्टियों के विधायकों के काम नहीं होते थे, उनको विधायक निधि नहीं मिलती थी, या वो जो अगर कुछ कहते थे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। एकदम से आरोप लगा देना सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि राजनीति वाली बात है? और अक्सर आप देखते हैं कि जो है कभी अनशन पर बैठ जाते हैं, कभी कपड़े का त्याग कर देते हैं, कभी बाल कटा देते हैं। तो ये मतलब सिर्फ राजनीति के लिए है या वाकई सच्चाई है कि कुछ नहीं मिला आपके क्षेत्र को? देखिए, पहली बात तो हरियाणा में कोई विधायक निधि नहीं है। जब हम पहली बार विधायक बने तो 5-5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से घोषणा की कि साहब ये 5-5 करोड़ रुपए हैं और सबको लगाइए, हर साल मिलेंगे। फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया जी ये तो एक योजना के है। मेरी विधानसभा में 8 वार्ड आते हैं, थोड़ा ग्रामीण एरिया, मैंने तकरीबन 50-50 लाख हर वार्ड को आवंटित कर दिया। वो कोई निधि नहीं थी, डेवलपमेंट के कामों की प्रेफरेंस, एक राशि तय की गई थी, दिया। उसके अलावा वैगी का पैसा आता है, वो सिर्फ रूरल एरिया में लगता है। साहब मैं एक बात जानता हूँ, हम विधायक हैं, विधायिका हैं, हमारा काम ये नहीं है आपका सीवरेज का ढक्कन टूट गया, आप मेरे को बोले, मैं जई को बोलूं, कमिश्नर को बोलूं, सीवरेज का ढक्कन बदला जाए। हमारा काम है हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपका सीवरेज का ढक्कन टूट गया, 3 दिन में वो बदलना ही चाहिए। और जो मेरे विधायिका वाले कार्य थे वो तो मैंने गिनवाए नहीं। सॉर्बिटेट की गोली आती है हार्ट के समय, हार्ट अटैक के समय बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो मैंने हरियाणा सरकार में लागू करवाई कि हर मेडिकल किट में सरकारी जगह सॉर्बिटेट होनी चाहिए। कोरोना आया, रेमडेसिविर इंजेक्शन की पॉलिसी बनवाई। और जो हमारी लोकल बॉडीज की सर्विसेज थी उनको राइट टू सर्विस में नहीं लिया हुआ था। सबसे पहले मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, उनको राइट टू सर्विस में डलवाया। फिर पता लगा हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन ही नहीं है, उसको लेके मैं पुनः विधानसभा में आवाज लगाई। मैंने विधानसभा के अंदर उसको पास करा, राइट टू सर्विस कमीशन बना, उसको लेके मैं संतुष्ट हूँ। परंतु आज पिछले 6 महीने में मेरी विधानसभा में सीवरेज ओवरफ्लो से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात है कि अब मैं किसी और पे दोष दूं, मुख्यमंत्री जी को मेरी विधानसभा की एक एक गली का पता है, क्योंकि उन्होंने काफी समय व्यतीत किया हमारी कॉलोनियों में। हमारे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्लम है हमारी कॉलोनी। हमारे यहाँ 3 साल पहले एक बिटिया थी कामनी, उसने मुख्यमंत्री जी को ट्विटर किया कि मुख्यमंत्री जी, बाल कल्याण पॉकेट में वो रहती थी, कि मेरी बारात आने वाली है, मेरे घर के बाहर पानी इकट्ठा है, मेरी बारात कैसे आएगी। अब एक बात बताओ, जब उस बच्ची ने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है तो उसने पार्षद को भी कहा होगा, स्वाभाविक है, उसने विधायक को भी कहा होगा, हमारे शहर से सरकार में मंत्री हैं उनको भी कहा होगा, महापौर को भी कहा होगा, कमिश्नर को भी कहा होगा, केंद्रीय मंत्री को भी कहा होगा, सांसद को भी कहा होगा। उस बिचारी का बेटिया का काम नहीं हुआ होगा तो मुख्यमंत्री तक पहुंची होगी। क्या कोई और विधानसभा ऐसी है कि सीवरेज में फंटी का काम भी मुख्यमंत्री जी करेंगे? और उसके बाद भी इतनी हैरानी है, आज 3 वर्ष हो गए उस बातों को, अभी तक वहां परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाया। पीछे मैंने वहां कीचड़ पंचायत भी लगाई, फिर मैंने ग्रीवेंस कमेटी में मुद्दा रखा, दुष्यंत चौटाला जी ने उसको टेकअप किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा विधायक ग्रीवेंस कमेटी में समस्याएं नहीं रखेगा इलाके की, काजू खाए, बादाम खाए, चाय पिए और चला जाए। बहुत सख्त आरोप लगा रहा है। नहीं तो भाई, और विधायक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 ही काम रह गए। जब हम अपनी विधानसभा की आवाजें नहीं उठाएंगे तो काजू मिलते हैं हमें वहाँ खाने को, बादाम मिलते हैं, नारियल पानी और चाय, या तो वो खाएं पिए या तालियां बजाएं, फिर तीसरा तो काम ही नहीं रहा ना। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चैलेंज किया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद आओगे, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करोगे, बिना बारिश के मेरी विधानसभा में जल भराव हो गया, नीरज शर्मा कीचड़ स्नान करके ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पहुंचेगा। हालांकि उसके बाद हुआ ये है कि जब भी ग्रीवेंस की मीटिंग होती है
नगर निगम पंपों से टेम्परेरी अरेंजमेंट कर देता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद आने वाले होते हैं उस दिन पूरे फरीदाबाद की पुलिस नीरज शर्मा के इर्द गिर्द। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, दो चीजें, अभी जो लास्ट मृत्यु हुई हमारे यहाँ बढ़ाना चौक पे, मेरी रात को बात हुई मुख्यमंत्री जी से। उस दिन उन्होंने पूरे हरियाणा की लोकल बॉडीज की मीटिंग बुला रखी थी। मैंने कहा साहब मैं सुबह से बात करना चाह रहा था आपसे, नहीं हो पाई, तो आपकी आज लोकल बॉडी की मीटिंग थी, ऐसे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से, जबकि पिछले 10 दिन से हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हुई है। और मैंने कहा साहब आप सरकार चला रहे हैं, दो चीजें सरकार का परम नैतिक कर्तव्य है, पीने का मीठा पानी और पानी की निकासी, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता मेरी विधानसभा को तहसील दो, मैं ये नहीं कह रहा स्टेडियम दो, मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज दो, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों का कॉलेज दो, मैं ये नहीं कह रहा खेल स्टेडियम दो। जो सरकार टैक्स ले रही है, जो जनता से कर ले रही है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम हर चीज पे कर दे रहे हैं आज सरकार को। अब तो हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 आ गया, हमारे फरीदाबाद बहुत कर दे रहा है। आप उस कर के बदले में खाली NIT 86 की बात नहीं, आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि हरियाणा के हर व्यक्ति को, जो सरकार का संकल्प है 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन, वो देना। और सीवरेज की निकासी कि भाई ठीक है बारिश हो गई, बारिश होने के 4 घंटे तक पानी खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश हुई है पानी खड़ा होगा, पर 4-4 दिन 15-15 दिन कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। हमारी विधानसभा में हरा समंदर बन गया। हालांकि पता नहीं सरकार को क्या इंटरेस्ट आता है मेरे शरीर को तकलीफ दिलाने के बाद। मैंने एक चीज और देखी, जहां मैं अपना कहीं तकलीफ देता हूं शरीर को, सरकार सुधरती है। हमारे यहाँ जीवन नगर में हरा समुंदर था, पानी हरा हो गया था, महीनों से सड़ रहा था। मैं एक ही दिन जाके उसमें खड़ा हुआ, सड़क जाम करी, आज ढूंढे से वो हरा समुंदर नहीं है। हालांकि उसके बहुत साइड इफेक्ट भी हुए हैं, मेरे शरीर में आज भी ईचिंग रहती है, बॉडी पे मेरी पे ऐसी जगह दाग धब्बे भी पड़ गए हैं उसकी वजह से, पर मुझे चलो सुकून है, कोई नहीं, मेरी जनता का नहीं भला तो होगा। राजनीति में संघर्ष भी होता है और बहुत त्याग भी करना पड़ता है, और आप तो जैसा बता ही रहे हैं कि कई बार आपके त्याग करने की वजह से उसका लाभ आम जनता को मिला ही। अच्छा, आप मोटी मोटी 2-3 चीजें, जब से आपने पानी का जिक्र किया, आपने कहा कि मीठे पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको आप लगातार उठाते रहे और उस पर सरकार ने कई बार अपनी तरफ से पहल भी की होगी, क्योंकि उनके लोग भी होते हैं जनता के बीच में, उन पार्टी के लोग भी होते हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट कहीं ना कहीं देते हैं। इसमें सफलता कितनी मिल पाई है? बिल्कुल नहीं मिल पाई है। देखिए साहब, ना होता अगर जल तो जग जाता जल। पानी चीज ऐसी है, मुझे 130 लीटर चाहिए ना, प्यास 1 गिलास की है, मैं आधा गिलास पिला दूं, मेरी तृप्ति नहीं होगी जब तक 1 गिलास ना मिले, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैं इसको सफलता नहीं मानता सरकार की। और ये NIT 86 नहीं, पूरे फरीदाबाद की सबसे बड़ा तो सिस्टम इन्होंने क्या बिगाड़ दिया, ये मल्टीपल एजेंसियां लगा दी इन्होंने। और मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे शहर में पानी की कमी नहीं है, जल माफिया सक्रिय है। भू माफिया का नाम सुना होगा आपने, ब्याज माफिया का नाम सुना होगा आपने, और आपने और तरीके के माफिया सुने होंगे, खान माफिया देखा होगा या कबाड़े का माफिया देखा होगा। ये फरीदाबाद शहर ऐसा है कि जहाँ जल माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। और आप मुद्दा उठाते भी रहे, कई बार मुद्दा उठाते रहे साहब। सरकार के अंदर सबसे छोटी कड़ी होता है WRI, जो पानी के अवैध कनेक्शन काटता है, और सबसे बड़ा मुख्यमंत्री, बीच में मंत्री, सेक्रेटरी, DC, कमिश्नर, महापौर, पार्षद। ऐसा एक आदमी आके कह दे कि जो जल से संबंध रखता हो कि नीरज शर्मा ने समस्या नहीं बताई। मैंने सरकार को कहा कि साहब कई हजार टैंकर डेली दिल्ली जा रहे हैं, हमारे जिले को पीने का पानी नहीं है, आप वो तो रोक दो। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं, डिमांड सप्लाई से ही हर चीज निर्धारित होती है। दूसरा, जो जल जनित उद्योग हैं वहां आप देखिए कभी पानी की कमी नहीं आएगी। लोगों को पीने को पानी मिले ना मिले, स्विमिंग पूल भरे मिलेंगे। गाड़ी धुलाई वालों के यहाँ कभी पानी की कमी नहीं आएगी, और जो कई तरीके का पानी बनाते हैं उनके यहाँ कमी नहीं आएगी। उनके यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है भाई? पानी तो सरकार ही दे रही है, और तो कोई सोर्स है नहीं पानी का।
कॉलोनियों के अंदर कोई ये भी नहीं है जी ट्यूबवेल लगे पड़े हैं एग्रीकल्चर नहीं, वाले। बात आपकी सही है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में जल माफिया बहुत पहले से सक्रिय, हम लोग भी खबर को आज से नहीं बहुत पहले से कवर कर रहे हैं। वो अलग बात थी, तब आप सत्ता में थे, अब कोई और सत्ता में है, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता है। एक सवाल और भी है कि आपके कई अलग अंदाज भी दिखाई दे जाते हैं। कभी आप कीचड़ स्नान करने लगते हैं, कभी आप जो है कहते हैं कि नहीं आज से मैं पैंट शर्ट नहीं पहनूंगा, फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं मुंडन करा देता हूँ, आप बस में चले जाते हैं कि भत्ता मैंने त्याग दिया, अपनी कोठी आप त्याग देते हैं, राम कथा भी आप करने लगते हैं। ये मतलब दिल से करते हैं या सिर्फ राजनीति में है, सक्रियता बनी रहनी चाहिए, मीडिया में भी दिखते रहने चाहिए, इसके लिए करते हैं? साहब देखिए, मैं बस में यात्रा करता हूँ, मैंने तो किसी मीडिया वाले को नहीं बुलाया। और जहाँ तक आपने राम कथा का नाम लिया, राम कथा की बात करी, आप भूल जाते हैं कि मेरी राम कथा से कितना भला हुआ। हालांकि मैं कोई विधायक बनने से पहले राम कथा नहीं करता था। कोरोना आया, वो मजदूरों वाला कुछ बताइए, कोई फैक्ट्री से निकाला गया था? बताता हूँ, मैं राम कथा की पूरी बात बताता हूँ। तो हमारी गली के पुजारी एक दिन आए, तो कहने लगे कि भैया अब तो ना बड़ी दिक्कत हो रही है, मंदिर में दिए जलाने के पैसे नहीं है घी के लिए। तो मैंने कहा पंडित जी लेबर कार्ड बनवा लो, दुनिया के बन रहे हैं सच्चे झूठे। कहने लगे नहीं, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं झूठा कार्ड नहीं बनवाऊंगा। तो मैंने कहा काम करो, माँ साल में एक बार रामायण का पाठ करती थी। मैंने कहा रामायण कैसे कैसे होती है? उन्होंने कहा 9 दिन की होती है, अखंड होती है, 30 दिन की होती है। मैंने कहा कल से हमारे घर आ जाओ। अच्छा, कोरोना में जीवन सुस्त सा हो गया था। पंडित जी आए, जहाँ हम सुबह 10-11 बजे सो के उठते थे, सुबह 6 बजे तो घर साफ सू। हमने रामायण करी, बड़ा आनंद आया। एक व्यसन था हमारे अंदर, रामायण पढ़ के वो व्यसन छूट गया। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, खुद को भी लाभ मिल गया, खुद को भी लाभ मिल गया, शरीर को भी मिला। और व्यसन क्या था मैं बता भी दूं, मैं कोई छुपाता भी नहीं किसी चीज को। मुझे नॉन वेज का बहुत शौक था, ब्राह्मण में जन्म लेके नहीं खाना चाहिए था, पर ठीक है यार दोस्त मित्र संगति, झारखंड सीएम के ओएसडी रहे, कब शौक पड़ गया। तो जैसी राजा भानु प्रताप जी की कथा पढ़ी तो मन में यही संकल्प लिया कि प्रभु आज तक जो पाप हो गया, आज के बाद जिंदगी में ना इस चीज को हाथ लगाए, और अब तक राम जी ने कृपा रखी हुई है। उसके बाद भाई साहब देखिए, मैं गॉडसे की विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं गांधी जी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। हमारे यहाँ कोरोना में देश के एक बहुत बड़े नेता ने नारा दिया, आपदा को अवसर बनाइए, जबकि आपदा अवसर नहीं। सीधा सीधा बोलिए, प्रधानमंत्री ने दिया था। अब पता नहीं, शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना कि मैं मना कर थोड़ी कर रहा हूँ। नाम भी लीजिए, कहिए क्या प्रधानमंत्री ने नारा दिया था। आपदा को अवसर बनाइए। आपदा अवसर नहीं होती, आपदा सेवा होती है। आपदा अवसर होती है चील गिद्ध चोर लुटेरे डकैतों के लिए। पुराने जमाने में जब आपदा आती थी तो उन सब के लिए अवसर लेके आती थी। तो हमारे यहाँ एक फैक्ट्री में 30 मजदूर दिव्यांग हो गए, वहीं उस किसी की उंगली कटी, किसी का अंगूठा कटा, किसी का पोंछा कटा, वो सब लोग आए और पलायन हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने तो 1 मिनट में पकड़ लिया, आपदा को अवसर बनाइए, निकालिए इनको, क्योंकि उनकी क्षमता तो कम हो जाती है कार्य करने की, किसी का भी अंग भंग हो जाएगा। अब मैंने कहा नीरज शर्मा हड़ताल करी तो माहौल बिगड़ जाएगा, सुधरेगा नहीं हमारे शहर का माहौल, वो मैं चाहता नहीं था। कुछ नहीं किया हमने, ईमानदारी से मजदूरों को लेके बैठे, सबको कलाया बंधवाया, संकल्प कराया कि भाई इकट्ठे मरेंगे लड़ेंगे। 30 दिन तक रामायण पाठ करी, पलायन रुका फैक्ट्रियों का, मजदूरों का, और मेरे 30 के 30 दिव्यांगों का बढ़िया अपना हिसाब हो गया। तो रामायण का, राम जी को तो मैं बिल्कुल राजनीति से अलग ही रखता हूँ। मैं तो जिस दिन राम मंदिर की नींव पत्थर रखा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, मैंने उस दिन एमएलए हॉस्टल में भी राम कथा करी, सुंदरकांड का पाठ किया। मुझे खुशी थी, राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। मुझे हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, मुझे 1 लाख रुपया दिया सरकार ने। हमने टीम पंडित जी बना रखी है, हमारे बाबूजी को समर्पित है हमारी एनजीओ। मैंने सरकार को कहा कि भाई जो आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया है, मैं चाहता हूँ ये मेरा आप टोकन रख ले और हमारी टीम पंडित जी को एक जगह दे दें। जैसा अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, हम उसका एक छोटा मॉडल अपनी एनआईटी 86 में बना ले। फिर मैंने विधानसभा में एक और मांग रखी। कभी कभी क्या होता है, चाहे मेरे दल के लोग हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे जजपा के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, राम जी के बारे में सबको पूरा ज्ञान नहीं है, कोई भी कुछ भी कह देता है। तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि आप एक दिन मुझे राम कथा करने की विधानसभा में आज्ञा भी दें, परमिशन दें, जिससे कि मैं सबको राम कथा सुना पाऊँ, राम कथा का मर्म सुना पाऊँ, और हमें रामायण से
तो मैं क्या सीखने की बात करूं, रामायण के तो एक एक शब्द से सीखने वाली स्थिति है कि जैसे आपदा से अवसर की बात थी, आपदा अवसर नहीं होती साहब। आपदा तो वो चीज है कि हमारी सीता माँ पे आपदा आई, गिद्ध की योनी अच्छी नहीं, गिद्ध का भोजन अच्छा नहीं, जटायु जी आए मदद के लिए, प्राण नौछावर कर दिए, क्या बन गए, जटायु भगवान बन गए। और बाबा तुलसीदास क्या लिख के गए, जलवर नैन कहत रघुराई, तात कर्म से निजगत पाई। कि वो गिद्ध से तो जटायु और जटायु से जटायु भगवान, और जटायु भगवान में भी श्री हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम प्रभु ने उनको तात की संज्ञा दी, अपना पूर्वज माना, अपने हाथ से उनका संस्कार किया। आपदा हमेशा सेवा लेके आती है, अवसर लेके नहीं आती। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए आपने कहा कि बहुत लोगों को भगवान राम के बारे में नहीं पता है। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पर ही आरोप लगाया कि उन्होंने तो अस्तित्व को ही नकार दिया था जब राम मंदिर का मामला था और उसमें कोर्ट में हलफनामा देना था। बहरहाल, अब यहाँ पर फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र की हम बात कर ले, शहर से थोड़ा सा अलग सा है। आपने कहा कि ग्रामीण लोग हैं, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छी पकड़ भी आप उन पर रखते हैं। मेट्रो के लिए आपने बड़े प्रयास किए, उसमें कितनी मुश्किल आपको आई और कैसे फिर वो आप करवा पाए? सरकार से वो आपने जो मांग की, वो कितने लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ी और क्या उसकी वाकई जरूरत थी? देखिए, जब हम विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि गुड़गांव से फरीदाबाद को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। हम भी बड़े खुश थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे शहर के लिए सौगात बन रही है। ये बात कर रहा हूँ 14 से 19 की। बोर्ड लग गए, होर्डिंग लग गए, मैं विधायक बन गया। तो मैं पीयूसी कमेटी के अंदर मेंबर हूँ, कोपो जिसे बोलते हैं। तो उसके अंदर ये जो गुड़गांव के अंदर ILFS और ऑर्बिट रेलवे है, उसका पैरा था। तो मैंने कहा जी हमारे गुड़गांव फरीदाबाद का भी मेट्रो का काम है, क्या चल रहा है? तो उन्होंने मुझे DPR दिखाई। DPR देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्याली चौक है जो 3 विधानसभाओं का संगम है, बल्लमगढ़, भड़कल और हमारी NIT। वो मेरी NIT का गेटवे भी है। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, बाटा चौक से अंडरग्राउंड मेट्रो की तरफ, और मेट्रो से फिर आगे सैनिक कॉलोनी होते गुड़गांव ले जा रहे थे। मैंने कहा साहब ये तो खर्चे में ज्यादा पड़ेगी, अंडरग्राउंड भी ले जा रहे हो, जबकि बाटा चौक से सीधा सीधा ले आओ, ऊपर से ऊपर सीधा प्याली चौक आ जाएगी, प्याली चौक से राइट मारेंगे, सैनिक कॉलोनी पहुंच जाएंगी। अब ये हरियाणा सरकार का काम नहीं था खाली, इसकी एक कारपोरेशन बनी पड़ी है जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल, DMRC अलग है। मैंने साहब वो चीज़ अपने एक संकल्प के तौर पे ली। कोरोना भी आ गया, फिर हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, अपने शहर के, अपनी विधानसभा के सारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सबको इकट्ठा किया और प्याली चौक पे हमने बहुत बड़ा जलसा किया। मैंने कहा साहब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी लाश पे से मेट्रो जाएगी। मेट्रो जब भी जाएगी तो प्याली चौक से जाएगी, नहीं तो हम नहीं बनने देंगे मेट्रो। फिर हमें फायदा ही क्या मेट्रो का, वो तो शॉपिंग मॉल वालों को फायदा हो जाएगा। फिर मैंने उसको लेके प्रश्न लगाया, फिर मैं DMRC के ऑफिस गया, अपने कुछ मेरे जो व्यक्तिगत संबंध थे मैंने उनको भी इस्तेमाल किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये सरकार तो मेट्रो लाएगी नहीं, पर नीरज शर्मा जिंदा रहे ना रहे, मेट्रो जब भी आएगी, अब प्याली चौक से होके जाएगी, वो मैं विधानसभा में भी हंगवा चुका हूँ, DPR भी उसकी बनवा चुका हूँ, उस DPR को ओके भी करवा चुका हूँ। जिसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां तक इस चीज़ को याद करेंगी कि प्याली चौक पे मेट्रो आ रही है, मेट्रो का सपना हम कॉलोनी वालों के लिए पूरा हो रहा है। तो शायद नीरज शर्मा, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, उसके अलावा या तो नीरज शर्मा का सहयोग या मेरे इलाके की जनता का सहयोग, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में मुझे जिताया, और नीरज शर्मा ने एक कागज खोद खोद के इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। अच्छा, अब चूंकि आप चुनावी साल में हैं, आपने क्या किया होगा, उसको जनता ने कितना समझा होगा? क्योंकि हमने इस देश में देखा है, राजनीति में कई बार विकास के बहुत अच्छे काम करने के बाद भी जनता शायद विश्वास नहीं कर पाती है। लोगों को हारते भी हमने देखा है, जीतते भी हमने देखा है बिना कुछ काम किए या कुछ काम करके। आपको चुनावी समर में क्या लग रहा है कि वो चाहे लोकसभा का जब चुनाव होगा तो आप हरियाणा के लिहाज से, अपने क्षेत्र के लिहाज से इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं, या फिर खुद कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती अभी भी लगती है, या लगता है कि नहीं अब सामान्य हो गई स्थिति? देखिए साहब, आज मैंने विधानसभा में भी कई एग्जाम्पल पढ़े। ये जो PPP बन गया ना, सरकार तो कह रही है परिवार पहचान पत्र,
ये है परिवार परेशान पत्र, या मैंने विधानसभा में इसका एक नाम और दिया था, पैरवी प्रणाम पैसा। और सबसे पहले इसको लेकर मैंने ही प्रश्न लगाया था, मैंने ही जिज्ञासा जाहिर करी थी। मुख्यमंत्री जी आध घंटे बोले थे विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड। और ये पोर्टल, भाई ये जो कंप्यूटर है आपके ऑफिस में लगा हुआ है, माइंड मत करिएगा, ठीक है, इसके अंदर दिल नहीं है, बाकी सब चीज है। ये एक सिस्टम को फॉलो करेगा। अभी मैंने विधानसभा में एग्जाम्पल पढ़ा, हमारे यहाँ का एक बच्चा है पवन शर्मा, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। 1.5 साल से वो घर था, उससे पहले उसकी अच्छी नौकरी थी, इकलौता बच्चा है, 1 लाख सवा लाख तनख्वाह कमाती थी उसकी। उनकी फैमिली आईडी में पुराने वाली तनख्वाह डल गई, उनका बीपीएल का कार्ड नहीं बन पाया, किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी। वो अपने बाहर रहते थे, अब अपने माँ बाप के यहाँ आके रहने लगे। हमने उनकी एप्लीकेशन लगाई, सर्वे हुआ, उनका सिर्फ इस चीज पे रिजेक्ट हो गया कि साहब आपके घर में 3 मीटर लग रहे हैं। अरे माँ बाप ने अपना मकान बना रखा है, माँ बाप की किडनी थोड़ी ट्रांसप्लांट होनी है। आप उस बच्चे को देखो, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसकी घरवाली के पास जरिया नहीं है, उसके माताजी पिताजी उसको बुढ़ापे में रोटी खिला रहे हैं, उस किराए की मकान की आमदनी भी इतनी नहीं है, सिर्फ 3 मीटर है। इस वजह से आपने उसका काम कर दिया। यही अपना पुराना सिस्टम होता, हम मुख्यमंत्री जी को दरखास्त लिखते, हम डीसी को लिखते, कुछ रेड क्रॉस से मदद मिलती, कुछ मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिलती, कुछ हम किसी मंत्री के पास जाते, मंत्री के पास ग्रांट होती। अच्छा, अब धीरे धीरे अगर हम उस एक विधानसभा क्षेत्र को समेटना चाहें तो जनता तय करती है, चुनाव में हम देखेंगे क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन खुद आपका आकलन क्या है? आप अपने आप को खुद कितना नंबर देंगे अगर 10 में से बोले तो? उपलब्धि के आधार पर, जो काम कराए उसके आधार पर, पॉइंट वाइज अगर गिना पाए, और खुद अपने आप को आप अंकित करिए कि हाँ मुझे इतने तो मिलने चाहिए, इतना किया है, इतना और चाहता था करना लेकिन हो नहीं पाया। देखिए, इसका सही मूल्यांकन तो इलाके की जनता करेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मेरा तो एक ही काम सबसे बड़ा है। मैं तो सोचता हूँ नीरज शर्मा विधायक नहीं बनता तो हमारी तो मेट्रो शॉपिंग मॉलों के वहाँ से निकल जाती, प्याली पे नहीं आती। नीरज शर्मा विधायक नहीं बनता 200 करोड़ का घोटाला पकड़ में नहीं आता। नीरज शर्मा विधायक नहीं बनता, हमारे यहाँ तो रेलवे की पटरी तक चोरी कर ली साहब। रेलवे की पटरी पूरे हिंदुस्तान में हमारी NIT 86 में चोरी हुई है और कहीं नहीं हुई, वो नहीं पकड़ी जाती। मैं तो साहब 10 में से अपने 10 नंबर मानता हूँ। चलिए भाई, बड़ी अच्छी बात है। और जैसा नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि वो अपने आप को वैसे तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जनता को आखिरकार तय करना है। एक वो अपने क्षेत्र के विधायक हैं, उस क्षेत्र के बगल में कई और विधायक हैं जो कि सत्ताधारी दल से आते हैं, लेकिन उनके और उनके काम का जब आकलन किया जाएगा तो अपने आप अंदाजा लग जाएगा। आपका MLA में आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। और अब जनता पर ही हम छोड़ते हैं कि वो अपने अपने MLA का जो उनका खुद का आकलन है उसको कितना समझ पा रही है, या फिर उनकी बात से कितनी सच्चाई कनेक्ट कर पा रही है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? मैं विधानसभा में एक वादा करके लोगों से आया था। मैंने कहा था कि मैं जब चंडीगढ़ जाऊंगा तो NIT 86 की नाक नहीं कटवाऊंगा, और मैं दावे के संग कह सकता हूं आज मेरी विधानसभा का हर व्यक्ति ये गर्व महसूस करता है कि हमारा विधायक नीरज शर्मा है, जो हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ विधायक है। क्योंकि इससे पहले जो हमने विधायक चुना, वो चुना तो किसी और दल से गया, और राज्यसभा चुनाव में समर्थन किसी और दल को दे दिया। परंतु नीरज शर्मा ने रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने अपने समाज को टुकराया, यारी दोस्ती को टुकराया, सब चीज को टुकराया। जिस पार्टी से चुने गए, राज्यसभा चुनाव में अडिग होके वहीं वोट दी। मैं अडिग होना भी चाहिए, और जैसा आपने कहा कि आपकी जनता ने आपको जिस भाव से भेजा था उस भाव के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हम जनता पर ही छोड़ेंगे। आपका MLA में आज नीरज शर्मा खुद उन्होंने अपना आकलन किया, अपने काम का आकलन किया, और बड़ी बेबाकी से उन्होंने बताया कि हाँ ये चीजें थी जो मैं अब तक नहीं करा पाया हूं, या यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये हैं जो कि आगे भी वो उठाते रहेंगे। तो जनता को ही तय करना है कि आपके MLA जो कह रहे हैं वो सच है या सच से बहुत दूर है।